हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स का तिलिस्म कैसे तोड़ा जाए। आपने कई लोग देखे होंगे जो कई बार रेगुलर प्रीलिम्स निकालते हैं और बार बार मेंस देते हैं। उससे उनके मेंस क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फाइनली सिलेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो होती है कि यार वो मतलब बंदा 1.5-2 महीने पढ़ता है और उसका प्रीलिम्स निकल जाता है ना। तो आई वॉज़ वन ऑफ देम कि मैंने 8 ईयर्स प्रेपरेशन करी थी, जिसमें कि मेरे 7 बार प्रीलिम्स निकला है और 2 बार फॉरेस्ट की कट ऑफ निकली है। 2018 में नहीं निकला था मेरा। तो फर्स्ट 2 प्रीलिम्स में जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 7-8 महीने का एफर्ट लगता है, लेकिन उसके बाद एक बार जब टेक्निक पता लग जाती है, उसके बाद आपको 2 से 3 महीने भी पढ़ोगे तो भी आपका प्रीलिम्स ईजीली निकल जाएगा और फॉरेस्ट की कट ऑफ भी निकल जाएगी। तो क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से फॉलो होती है, ठीक है, वो इस वीडियो को देखें। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको शायद पता हों, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पता करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो बात आती है कि प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कई लोगों के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग रिक्वायरमेंट बताता है, लेकिन एक्चुअल में क्या रिक्वायर्ड है मैं आपको बताता हूँ, और मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है वो बताता हूँ। कई लोग समझते हैं कि लक्ष्मीकांत करने से जो है पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है, कई लोग समझते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम करने से हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, लेकिन नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट टू कवर। पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। फिर आता है हमारा इस जो कवर कर लिया उसका रिवीजन कैसे करें। फिर बात आती है हमारी टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है, टाइम से सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। और बात आती है हमारी अकाउंटेबिलिटी की। अब इस व्हाट टू कवर में जो भी हम करेंगे उसमें एक तो होता है हमारा रीडिंग मटेरियल, हमें क्या रीड करना है, समझना कहाँ से है। दूसरा आता है हमारा प्रैक्टिस। तो इस मोटा मोटी फ्रेमवर्क में हमारी प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट होती है, और ये चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी, जो भी हमारी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मान लो आप, हम एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, लेट से इकोनॉमी का हम एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ही सारी सब्जेक्टों में आप एग्जांपल लोगे। एक इकोनॉमी में आपको वन स्टैंडर्ड सोर्स करना है। वो कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स हो सकता है, उसको समझने के लिए आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप देखें। वन स्टैंडर्ड सोर्स। इसके बाद इसमें 30 ईयर्स के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाने हैं। फिर इसके बाद आपको एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू करने, अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू, ठीक है। तब जाके आप ये 3 चीज़ कर लोगे, तब जाके आप मानोगे कि ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। अगर आपने इतना नहीं किया है तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। कई लोग स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ के छोड़ देते हैं या आधा पढ़ लेते हैं। कई लोग 30 ईयर्स के पीवाईक्यू नहीं करते हैं, 10 ईयर्स के कर लेते हैं। कई लोग जो है 200 क्वेश्चंस प्रॉपरली, 200 to 300 क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इतना बेसिक मिनिमम नहीं किया है तो आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। आप अपने को क्वालिफाई नहीं मानोगे उस सब्जेक्ट का पेपर लिखने के लिए, है ना, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप ये बताओ कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो क्या ये आपने किया है? तो नहीं किया है तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है इसमें कि करंट अफेयर। अब करंट अफेयर एक बहुत हेक्टिक सोर्स हो जाता है। कई लोग जो है, कई सारी मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, मैगजीन्स करते हैं, ठीक है। मैगजीन से आपको पता है कि कितना हिट रेशियो है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो हिट रेशियो काफ़ी पुअर रहता है मैगजीन्स का, और इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब 150 पन्ने की मैगजीन है, और अगर आप 10 मंथ्स की भी पढ़ रहे हो तो 1500 पेजेस हो गए। अब ये 1500 पेजेस आप कब पढ़ोगे, कब रिवाइज करोगे, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्लेस किया जाए करंट अफेयर मैगजीन को, जिस तरीके से मैं करता था, आपको करने करंट अफेयर क्विज। करंट अफेयर क्विज करने हैं। अब ये क्विज जो है आप मेरे कर सकते हैं, मेरे बहुत अच्छे क्विज आ रहे हैं, या फिर किसी और सोर्स से आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब इन क्विज़ेज़ में भी आपको सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करना है। अगर आप 1500 क्वेश्चंस लगा रहे हो, ठीक है, 1500 क्वेश्चंस लगा रहे हो, अगर आप 10 मंथ्स के भी लगा रहे हो और 150 क्वेश्चंस लगा रहे हो पर मंथ, ठीक है, तो आपके कितने हो गए? नियरली 1500 क्वेश्चंस हो गए। अब इन 1500 क्वेश्चंस को भी आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करोगे
तो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करोगे तो आपका पर सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमी है, लेट से इकोनॉमी में करंट अफेयर का रेलेवेंस रहता है, यस रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर के रेलेवेंस से आते हैं। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि 200 to 300 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आप लगाओगे करंट अफेयर के। अब मैगजीन क्यों नहीं पढ़नी? मैगजीन इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि ये पैसिव रीडिंग है कि आप रीड कर रहे हो, उसमें से आ गया, अगर जो आप रीड कर रहे हो उसमें से क्वेश्चन भी आ गया ना, तो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन लॉजिकल है, आपने उसको रीड किया, लॉजिकली रीड नहीं किया है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हो और वो क्वेश्चन आपका गलत भी हो जा रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये पता लग रहा है कि उसमें क्या लॉजिक था जिसकी वजह से वो आपका ऑप्शन गलत हुआ, वो लॉजिक पता लग रहा है। फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन रीड कर रहे हो क्वेश्चन की, तो आपको एक माइंड में कंठस्थ इन्फॉर्मेशन रहती है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, तो ये इस वजह से गलत हुआ है, ये चीज़ सही है। एक तो वो लॉजिक दिमाग में आया। उसके बाद जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को आप गूगल सर्च करोगे, और जो भी आपका आर्टिकल आया, चाहे हिंदू का आया, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का आया, या फिर किसी कोचिंग का आर्टिकल आया, या फिर मेरे वेबसाइट पे आपने जाके देख लिया, वट एवर द केस में भी, ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप वहाँ से रीड करोगे। इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। इसके बाद आप नहीं भूलोगे उस करंट अफेयर टॉपिक को। अगर भूल भी गए तो आपको वही 1500 क्वेश्चन वापस से जाके रिवाइज करने, वो हम रिवीजन में देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट टास्क दैट यू हैव टू डू। आप मेरे को बताओ कि अगर आपने 1500 टॉपिक्स करंट अफेयर के कर लिए, वो भी सब्जेक्ट वाइज, वो भी हर उसमें, तो आपका फॉर्म कंप्लीटली खत्म हो गया करंट अफेयर का। और उन टॉपिक्स को आपने हिंदू के आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से देख लिया, तो आपको ये भी फॉर्म खत्म हो गया कि मैंने न्यूज़पेपर रीड नहीं किया। ठीक है, तो इतना आपको करना है करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर में 25 to 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादातर स्टैटिक रहता है। और इतने टॉपिक्स में आपका करंट अफेयर होलसम प्रिपेयर हो जाएगा, इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि इतने क्वेश्चंस अगर आ भी गए, इसमें से 15-20 क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हो इजीली। बाकी के आ रहे हैं उससे एक्स्ट्रा तो छोड़ दो, ठीक है। हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें 80 to 90 क्वेश्चंस के बीच में ही अटेम्प्ट करने, मोर और लेस, राइट। तो बाकी के क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हमारी टेक्निक रहती है करंट अफेयर कवर करने की। फिर आता है हमारा सी सेट में आपको क्या करना है, क्वांट, रीजनिंग, ये दो मेन टॉपिक हैं जिनकी वजह से सी सेट निकलता है। और हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रैक्टिस करें। क्वांट रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको टॉप 5 टॉपिक्स देखने हैं, इसमें भी टॉप 5 देखने हैं। उन टॉप 5 टॉपिक से देखोगे कि 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से ही आ रहे हैं बस, है ना। तो जब टॉप 5 टॉपिक देखोगे उसमें भी आपको बड़े बड़े टॉपिक मिलेंगे, जैसे नंबर सिस्टम है सॉरी, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेकिन इस नंबर सिस्टम में भी आपको क्या करना है कि PYQs देखने हैं यूपीएससी के, कि कौन से पैटर्न के पूछ रहा है। सिर्फ उन पैटर्न को सबसे पहले करोगे, उनकी जो भी लॉजिक है, जो भी ट्रिक है, वो आप सीखोगे। सिर्फ उस पैटर्न के क्वेश्चन करोगे, और सारे PYQs पिछले 10 साल में जो भी आए हैं सी सेट के, वो सारे आप करोगे इस पैटर्न के। उसके बाद अगर इस पैटर्न के और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं किसी भी आपकी बुक वगैरह में, तो उन क्वेश्चंस को जब तक आपको कंफर्टेबल लेवल का उसमें कॉन्फिडेंस ना आए, जब तक करोगे, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम पूरा करा तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं, सिर्फ यूपीएससी में जितने आ रहे हैं उतना करोगे, तो दिस इज मिनिमम रिक्वायर्ड। अगर इस तरीके से आपने किया और पेपर 50% PYQ रेफरेंस पे भी आया, तो भी आप इजीली जो है 15 क्वेश्चंस क्वांट के कर पाओगे, और रीजनिंग के 5 to 7 क्वेश्चंस आप कर पाओगे इजीली। तो ये टोटल मिला के हो गए आपके 20 क्वेश्चंस। बाकी आप कॉम्प्रिहेंशन में जो है 20 to 27 क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो मैं 25 करके आता था, ठीक है, पूरा 1 घंटा लगा के करके आता था, पूरा समझ के। तो ये आपको देखना है, तो 40 to 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और आप देखोगे कि ये 40 to 45 क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करोगे ना, इसमें आपको श्योर शॉट वो है, मतलब कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपके ये सही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आए हो सिर्फ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो 40 to 45 क्वेश्चंस में अगर आपके 32 क्वेश्चंस भी सही हुए तो आपकी कट ऑफ क्लियर है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर इस स्ट्रेटजी से आप चलते हो तो अबव 80 लाना इज़ वेरी इजी टास्क, वेरी इजी टास्क। तो इस तरीके से आप सी सेट करोगे। अब बात आती है कि हमने देख लिया कि हमने रीडिंग एक बार देख ली, हमने देख ली प्रैक्टिस एक बार देख ली कि ये जो प्रैक्टिस करी है।
अब बात ये आती है कि भाई प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं तो आपने तो इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए कि 3000 क्वेश्चंस तो PYQ के हो गए, प्लस 2000 क्वेश्चन जो मेरी टेस्ट सीरीज़ है मैं उस हिसाब से लगा रहा हूँ, सॉरी 2000 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो 1500 क्वेश्चन आप इसके करो जो है करंट अफेयर के, तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। 3500 क्वेश्चंस ये हो गए प्लस 3000 क्वेश्चंस ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 6500 क्वेश्चंस हो गए। हमारे पास डेज कितने हैं? अगर हम लगाया जाए कि अगर 10th मई तक भी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास नियरली 100 डेज हो गए, 100 डेज हो गए। तो दैट मीन्स व्हाट? 65 क्वेश्चंस यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। एम आई करेक्ट? 65 क्वेश्चंस। तो यस, ये आपको अगर आज से आप शुरू कर रहे हो तरीके से तैयारी, तो आपको करना पड़ेगा 65 से 80 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि 65 क्वेश्चन करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको जब ये क्वेश्चंस आप करोगे ना तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा बस इन क्वेश्चंस को करने में। उसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन रीड वगैरह करने में आपको 3 आवर टोटल से ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये चीज़ मिनिमम देनी है आपको। अगर आप ये 2 से 3 घंटा डेली का क्वेश्चंस लगाने में नहीं दे रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको डेवलप नहीं होंगी आपके माइंड में। एक तो MCQ एप्टीट्यूड होता है एक, वो डेवलप नहीं होगा। आपको एलिमिनेशन टेक्निक नहीं आएगी, ठीक है। कितना भी आपको कोई बता दे मेरी वीडियो देख लो, लेकिन आपको एलिमिनेशन लगाना नहीं आएगा इन एक्चुअलिटी। उसके बाद आपको एक पैटर्न समझ नहीं आएगा क्वेश्चंस का। वो पैटर्न आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, शुरू में नहीं आ सकता है, शुरू में बहुत क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप करते जाओगे। और ये जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी तो आपके माइंड में जा रही है, तो एक तरीके से ये रीडिंग मटेरियल ही हो गया आपके लिए, एक तरीके से रीडिंग मटेरियल हो गया। तो ये रीडिंग मटेरियल आप करोगे, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई रिवाइज कैसे करें अपन। आप बता रहे हो कि भाई 6500 क्वेश्चंस हो गए प्लस हमारा स्टैंडर्ड सोर्स हो गया। उसके बाद हम जो है ये भी कर रहे हैं, CSET भी करना है अपन को, ठीक है। तो इतना सारा हम करेंगे, इसको रिवीजन कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट में बाद में बताऊंगा, रिवीजन स्ट्रेटजी पहले बता देता हूँ। रिवीजन आप ऐसे करेंगे कि जो ये 6500 क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि जब आपने रीडिंग सोर्स पढ़ा हो, अपना जो स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ा हो, उसमें से आप इनमें से लेट से 2000 क्वेश्चन सही कर पाए हो या 1000 क्वेश्चन सही कर पाए हो, ठीक है। और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन लगभग 1 पेज में कवर होता है, मतलब 2 क्वेश्चंस 1 पेज में कवर होते हैं। तो अगर इस हिसाब से लगा दिया जाए तो हमारे 3000 पेजेस के आसपास ये हो जाता है, अगर रीडिंग मटेरियल के हिसाब से लगाया जाए तो 3000 पेजेस के हिसाब से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्या हमें 3000 पेजेस वापस से रिवाइज करने हैं? इतना तो टाइम हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि हम 25 टू 30 डेज ही देंगे रिवीजन में, ठीक है। अगर ये 3000 पेज पढ़ते हैं तो सारा इसी को पढ़ते रह जाएंगे, फिर स्टैंडर्ड सोर्स कब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन माइंड में आता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना, तो इनको वन लाइनर फॉर्मेट में लिख लो। वन लाइनर फॉर्मेट में जो भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो रही है, जहाँ पे भी डाउट आ रहा है माइंड में, इनको वन लाइनर फॉर्मेट में आप लिख लीजिए, ठीक है। राइट देम डाउन, राइट देम डाउन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका 2 क्वेश्चंस एक पेज में कवर हो रहा है ना, उस एक्चुअल PDF में जो टेस्ट की PDF है, ये आपका 10 क्वेश्चंस इन 1 पेज कवर हो जाएगा, क्योंकि आप वन लाइनर फॉर्म में लिख रहे हो। अगर एक पेज में 10 पॉइंट भी लिखते हो तो एक पेज में आपका कवर हो जा रहा है। अगर मान लो आप 4000 नए पॉइंट लिख रहे हो या 5000 भी नए पॉइंट लिख रहे हो, तो आपके नंबर ऑफ पेजेस कितने हुए? इफ से यू मिस डिड, मतलब 5000 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, ठीक है। तो आप 10 क्वेश्चन को एक पेज में लिखोगे तो आपके कितने हो गए? 500 पेजेस, जो आप अपने हाथ से लिख रहे हो या फिर जो है वर्ड फाइल बना रहे हो, वट एवर द केस। तो 500 पेज रिवाइज करना इज वेरी इजी इन कंपैरिजन टू रिवाइजिंग दीज 3000 पेजेस। अब इनमें भी वो चीज लिख रहे हो जहां आपको जो है ना फंस रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, आपको डाउट आ रहा है, वो चीज लिख रहे हो, मतलब दैट मीन्स वेयर यू आर वीक। तो आप अपनी वीकनेस को एक जगह लिख दे रहे हो। तो जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, जिसमें आप अच्छे हो वो तो रिवाइज हो ही रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्स तो वापस रिवाइज करना ही है, लेकिन जहां आप वीक हो वो आप रिवाइज कर रहे हो, और वो भी एक ही जगह कंसोलिडेटेड है आपका 500 पेज। अब आप बताओ कि 500 पेज रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा आपको? मुझे नहीं लगता है कि 10 डेज से ज़्यादा लगने वाला है। और वो भी वो क्वेश्चन है जो आपने खुद बनाए हैं, मतलब खुद लिए लिखे हैं, जो एरर नोट है वो खुद लिखा है आपने,
तो 10 दिन में रिवाइज हो जाता है। आप जब 1 महीना भी निकाल रहे हो रिवीजन में, लास्ट का 1 मंथ अगर आप रिवीजन में निकाल रहे हो, तो 10 डेज इट विल टेक टू रिवाइज दिस डॉक्यूमेंट ऑफ 500 पेजेस प्लस 20 डेज इट विल टेक टू रिवाइज द स्टैंडर्ड सोर्स। अगर आप 3 से 4 दिन भी स्टैंडर्ड सोर्स को रिवाइज कर रहे हो तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपका। और मैं आपको बताता हूँ कि ये 500 पेजेस अगर आपने रिवाइज कर लिया ना, तो स्टैंडर्ड सोर्स गोली की तरह रिवाइज होता है, बहुत ही फास्ट रिवाइज होता है, क्योंकि मोर और लेस सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। अब देखो ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ना, इसमें आपका 7 to 8 टाइम्स रिवीजन हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, जब आप स्टैंडर्ड सोर्स करते हो तो वो तो फर्स्ट टाइम करते ही हो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू करते हो तो फर्स्ट रिवीजन आपका हो रहा है, और पीवाईक्यू में कई सारी ऐसी नई नई इंफॉर्मेशन आपको पता लगती है जो कि स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं थी, तो वो भी आप पढ़ ले रहे हो। दूसरा, फिर आप 200 to 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट लगा रहे हो, तो उसमें भी आपको एक नई कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता लग रही है, तो वो भी आपका एक तरीके से सेकेंड रिवीजन की तरह काम कर रहा है। फिर आप जो ये सोर्स है जो मैंने बताया कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए वो आप एक जगह लिख लो, ठीक है। तो जब आप लिखोगे, उसको राइट डाउन करोगे, तब राइट डाउन करोगे तो वो 4th रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जब आप लास्ट में इसको रिवाइज करोगे ना, इसको 500 पेजेस की जो आपने कॉपी बनाई उसको रिवाइज करोगे, तो आपका 5th टाइम रिवीजन हो गया। फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड सोर्स वापस से लास्ट में रिवाइज कर रहे हो 1 महीने पहले, तो आपका ये 6th टाइम रिवीजन हो गया। 6 टाइम आपका रिवीजन हो चुका है। उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट भी लगाते हो, FLTs लगाते हो, तो उसमें एक और बार रिवीजन हो जाता है आपका, एक तरीके से 7th टाइम रिवीजन। तो ये आपको करना होता है प्रीलिम्स निकालने के लिए। ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि इसमें आपके 130-140 नंबर आएंगे। अगर इसकी आपने 2/3 भी कंप्लीट कर ली तो आपका प्रीलिम्स इजीली आराम से निकल जाता है। समझ गए बात? अब ये बात ये आती है कि कई लोगों ने स्टैंडर्ड सोर्स अलग अलग पढ़े हैं, ठीक है, कई लोगों ने नहीं पढ़े हैं। तो अगर शुरू से तैयारी शुरू करी जाए तो ये 4 महीने में 3-4 महीने में पॉसिबल है। तो यस, इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू डू रिक्वायर्ड एफर्ट। अगर आप 8 to 10 आवर्स की स्टडी पर डे कर रहे हो और आज से ही शुरू कर रहे हो तो बिल्कुल पॉसिबल है ये। मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। कई लोगों की कुछ सब्जेक्ट्स हो रखी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं हो रखी हैं, कुछ लोगों के वीक पॉइंट्स कुछ हैं, कुछ लोगों के वीक पॉइंट्स नहीं हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो कि मैं अपने बच्चों को करा रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को करा रहा हूँ। वो क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। वो सॉल्यूशन है कि जो भी मैंने बताया यहाँ पर उसकी अकाउंटेबिलिटी शीट बना दी गई है सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि ये एज एन एग्जांपल हमारी इकोनॉमी की शीट है। इस इकोनॉमी की शीट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जो आते हैं प्रीलिम्स में वो कवर्ड हैं बिल्कुल माइक्रो टॉपिक्स के साथ। ये आपने टॉपिक एक एक कर लिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही हिंदी में भी बना रखा है प्रॉपर, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ इकोनॉमी का, ऐसे सारी सब्जेक्ट्स का आपको मिलेगा, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक है उसके चैप्टर वाइज बिल्कुल नोट्स हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे कि ये मैक्रो टॉपिक है मुद्रास्फीति, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के प्रॉपर नोट्स हैं 30 पन्ने के, ठीक है। आप ये देखोगे, और ये जो नोट्स हैं इट इज़ बेटर देन एनी अदर सोर्स इन द मार्केट, बेटर देन एनी अदर सोर्स। आप कोई भी बुक ले लें इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने लेटेस्ट रिसर्च करके अभी बनाए हैं, बिल्कुल ताजे। जैसे आप देखेंगे इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को कंपेयर कर दिया डिफ्लेशन से। फिर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, 5-6 कॉजेज होते हैं, वो सारे कॉजेज बता दिए, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने तरह की इन्फ्लेशन होती है वो सारे बता दिए। फिर टर्म्स रिलेटेड जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, डिफ्लेशनरी गैप हो गया हमारा, इनके बीच में कंपैरिजन हो गया, देखो कितना अच्छे से कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन टैक्स क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन स्पायरल क्या चीज़ है, वो सारी स्क्यूफ्लेशन क्या चीज़ है, स्टैगफ्लेशन क्या चीज़ है, जितनी भी टर्म्स रिलेटेड हैं, श्रिंकफ्लेशन क्या चीज़ है, ठीक है, रिफ्लेशन क्या चीज़ है, एक जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो किसी और सोर्स में आपको नहीं प्रोवाइड होगी। एंड विद एग्जांपल्स, बहुत ही सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल से समझाया गया है कि ग्रेट डिप्रेशन में डिफ्लेशन का हमारा हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, ठीक है। तो इसको टैकल कैसे करेंगे, तो शॉर्ट पॉइंट्स में आपको इसके बारे में अंदाज़ा भी पता लग जाएगा। टेबल्स बहुत सारी यूज़ करी गई हैं जिसमें डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन,
के बीच में डिफरेंस बताया गया है इसमें, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कॉबवेब फिनोमेना क्या होता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, फिलिप्स कर्व क्या होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको टेस्ट्स वगैरह में मिलती है। लेकिन मैंने क्या किया, जितने भी टेस्ट्स में मैंने जो चीज़ सीखी है अपनी पूरे लाइफ टाइम में 8 साल की तैयारी में, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें पहले से ही डाल दी हैं, ताकि आपको जब ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाएं तो कम से कम आपको एफर्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस सोर्स से ही आ जाएं, ठीक है। उसमें नई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा ना इंक्लूडेड हो, ठीक है। मेजर्स किस तरीके से, WPI, CPI, ठीक है, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, GDP डिफ्लेटर, WPI फूड इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, सर्विस प्राइस इंडेक्स। अब ये इतने सारे इंडेक्सेस हैं, आपको अलग अलग टेस्ट्स में मिलते हैं, लेकिन मैंने एक ही जगह ये सारे के सारे जॉट डाउन कर दिए हैं प्रॉपरली, ठीक है। आपको इसके बाद कहीं नहीं जाना। फिर उसकी समरी भी दे दी गई है, ठीक है, लास्ट में, कि अगर आपको रिवाइज करना हो लास्ट मिनट पे तो आप समरी से आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इस पे बहुत प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं कि अलग अलग चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर लैंडर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, सेविंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टैक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी क्लासेस में दी है, ठीक है, जो कि मैं सेशंस लेता हूँ, मेंटरशिप सेशन, उसमें मैं बताता हूँ इस डॉक्यूमेंट को कवर कैसे करना है जल्दी से जल्दी, और जो भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो मैं सारी उसमें क्लासेस में बता देता हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। एडवांटेज डिसएडवांटेज इस पे आता है कि इन्फ्लेशन राइज हो गई तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गई तो इंडिया में क्या असर पड़ेगा उसका, फेड टेपरिंग क्या होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें। फिर हेल्दी रेट, क्या इन्फ्लेशन का रेट अच्छा होना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है उससे क्या असर है, कम हो जाती है उससे क्या असर है, फिर RBI इसको कंट्रोल कैसे करता है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। तो ये सारी चीज़ें एक ही डॉक्यूमेंट में आपको मिल गई। फिर बिजनेस साइकिल क्या है, ठीक है, वो भी इन्फ्लेशन से होती है ना, ज़्यादा होती है कम होती है, तो ये सब एक ही डॉक्यूमेंट में है। 22 पेज में आपको इन्फ्लेशन का, जिसमें कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो सारा कवर कर दिया गया है। इसी तरीके से हिंदी में भी आपको मिलेगा। सॉरी, ठीक है। फिर आपका पीवाई क्यूज के सबके अलग अलग सोर्स रहते हैं। मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक वाइज PYQ की जो टेस्ट्स हैं, टेस्ट भी अपलोड कर रखे हैं। आप जो है एप्लीकेशन में टेस्ट भी लगा सकते हैं, उसमें रैंक वगैरह आती है। उसके बाद आपको ये PDF भी मिलेगी जिसमें आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस PDF के थ्रू आप जो है अपने एरर नोट्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे इसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं, बिल्कुल यूनिक लेटेस्ट पैटर्न में, ठीक है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, ऑप्शन वाइज दिए गए हैं जो कि आपको कहीं और सोर्स में रेयरली मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको नए पैटर्न में बनाया गया है। तो सारे PYQ टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। जैसे कि हमने इसमें देखा था अपनी अकाउंटेबिलिटी शीट में कि ये तो टॉपिक है, उस टॉपिक का आपने PYQ किया कि नहीं किया, ठीक है, ये है। तो टॉपिक के आपने PYQ कर लिया तो ये टिक हो गया। फिर रिवीजन 1 रिवीजन 2, मतलब आपने जो नोट्स बनाए, एरर नोट बनाए, उसका आपने रिवाइज किया कि नहीं किया, वो 2 टाइम रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ये PYQ सारे बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो 200 क्वेश्चंस मैंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम PYQ आपको एटलीस्ट 200 to 300 क्वेश्चंस लगाने हैं पर सब्जेक्ट, वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी टेस्ट सीरीज़ में। जैसे 2 टेस्ट हैं पॉलिटी के, टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो वो भी इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। ये आप एप्लीकेशन में इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी कर सकते हैं जिसमें रैंक आती है, और इसमें भी आपको PDF भी अवेलेबल होगी, इसमें से आप अपने छांट के एरर नोट्स बना सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रही है या स्टेटमेंट आपकी कोई भी गलत हो गई है, ठीक है, इस तरीके से हमारे टेस्ट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसकी भी चेकलिस्ट है, उसकी भी आप चेकलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। आपने टेस्ट कंप्लीट किया कि नहीं किया, ठीक है, उसकी डेट्स है, डेट वाइज आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे या अपने हिसाब से स्केड्यूल बनाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से चलेंगे। हम मेंटर प्रोवाइड कराते हैं हर स्टूडेंट को, जो एवरी सैटरडे व्हाट दे डू, दे सीक द अकाउंटेबिलिटी शीट फ्रॉम यू, कि आपने कितना किया उस वीक में आप बताओ, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको गाइड करते हैं, डांट फटकार भी लगाते हैं अगर आपने नहीं किया है तो ये सारी चीज़ें हम अकाउंटेबिलिटी मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे इसमें एडिशनल फीचर्स हैं जो कि PYQ एनालिसिस, और जो 1500 क्वेश्चंस हम एडिशनल दे रहे हैं करंट अफेयर के, उसमें CAPF और जो भी अदर एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, UPSC के CDS,
ये इनके क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे जो कि रेलेवेंट है यूपीएससी के, फालतू के क्वेश्चन नहीं, ओनली रेलेवेंट टू यूपीएससी। इस टेस्ट सीरीज़ का ये फ़ायदा है क्योंकि मैं 1500 क्वेश्चंस करंट अफेयर के अलग दे रहा हूँ प्लस सीडीएस वगैरह के अलग दे रहा हूँ, तो ये जो 200 क्वेश्चंस मैंने बताए ये फ्रॉम द कोर रहेंगे, ओनली कोर से रहेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ कोर से रहेंगे, मतलब इन क्वेश्चन को करने के बाद आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीटली रिवाइज हो जाती है वापस से। और जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगा, इससे आपको ये पता लग रहा है कि वो टॉपिक आपने अच्छे से नहीं किया है, तो उस टॉपिक को आप जाके दोबारा से पढ़ लो अपने स्टैंडर्ड सोर्स से। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोर्स पूरा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चलेगा और इसकी टोटल फीस है 6750। इसकी फ़ीस जो थी 15,000 थी, जैसे आपने देखा था मेरे प्लेटफॉर्म पे, इसकी फ़ीस मैंने रिड्यूस करी है। ठीक है, इन एडिशन में क्या दूंगा, एडिशन में क्या दूंगा कि आपका कंप्लीटली फोमो रिमूवल। वैसे इतना ही कर लो तो ही बहुत है, इतना ही कर लो तो ही बहुत है, इतना ही कर लो, इतना ही टाइम है आपके पास, इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक फोमो रिमूवल डॉक्यूमेंट दूंगा। अब इस फोमो रिमूवल डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि जो भी मेरे टेस्ट आए हैं, जो भी हमारे PYQs हैं, जो भी मैंने 1500 क्वेश्चन बनाए हैं, उसके बाद भी जितने भी टॉपिक्स मेरे को नए दिखे मार्केट में, मेरे को न्यू दिखे, या फिर कितने भी टाइप के क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट्स मेरे को नई दिखी, ठीक है, मैं पूरा मार्केट रिसर्च करूंगा, उसके बाद इनके वन लाइनर्स मैं आपको दूंगा। मतलब मैंने आपको बताया कि आप अपने एरर नोट बनाओगे, एरर नोट्स आप खुद बनाओगे, वो आपको खुद ही बनाने हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं एक डॉक्यूमेंट खुद के एरर नोट्स बना के दूंगा, जिसमें एरर, ये वाले एरर नोट्स जो मैं बनाऊंगा ये मेरे टेस्ट के तो सारे रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद मार्केट में जितने भी नए टॉपिक्स हैं उन सब का इस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंटेशन रहेगा और वो भी टॉपिक वाइज रहेगा। तो लास्ट मिनट पे अगर आपको लगता है कि आपने एरर नोट नहीं बनाए या इस तरीके से आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो वो सारे एरर नोट मैं आपको रेडीमेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा, रेडीमेड फॉर्मेट में। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने सारा सिलेबस कर लिया है लेकिन लास्ट मंथ में आपको लग रहा है कि आप वापस से उस सिलेबस को नहीं कर पाएंगे, तो मेरे रेडीमेड एरर नोट्स पढ़ लेना। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कम फ्रॉम दिस ओनली। ये डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें सारे एरर नोट्स, सारी मेरे टेस्ट्स के और जो भी मार्केट में जितने भी नए टॉपिक्स हैं उनके एरर नोट्स इसमें रहेंगे टॉपिक वाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है 6750 में। ठीक है, तो ये मेरी पिच थी अपने मतलब कोर्स को लेके। तो आप इसमें बिल्कुल एनरोल करा सकते हैं। अगर इसमें नहीं भी कराना है तो जो मैंने शुरू में स्ट्रैटेजी बताई आप उसको तरीके से फॉलो करें और अपनी तैयारी को बहुत इम्प्रूव करें। ठीक है, एंड आई होप अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो ना, तो आपके एक बार PYQ कंप्लीट हो गए और आपके मोर और लेस टेस्ट हो गए, आपके एक बार एरर नोट बन गए, उसके बाद मान लो एक बार बन गया और आपका प्रीलिम्स निकल गया, तो अगली साल आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर मेंस बाई चांस आपका रह जाता है, या फिर इस बार प्रीलिम्स आपका किसी भी तरीके से रह जाता है, तो आपको नेक्स्ट ईयर टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट ईयर क्या होना है, जो आपने एरर नोट बनाए या जो मेरा रेडीमेड मटेरियल है उसी को एक बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सोर्स एक बार रिवाइज करना है, दैट्स इट। और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट 2-4 लगा लेने हैं प्रैक्टिस के लिए कि आप 2 घंटे MCQ को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मिनिमम एक्सरसाइज ये है कि आपको ये 6500 7000 क्वेश्चन ये करने ही पड़ेंगे। अगर ये नहीं किए तो प्रीलिम्स में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि MCQ एप्टीट्यूड आपका डेवलप नहीं होता है और इससे गट फीलिंग, एलिमिनेशन सब आ जाएगा ऑटोमेटिक, किसी और जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप खुद भी कर सकते हो, मेरा भी परचेज कर सकते हो। हमारे में ये फ़ायदा है, हम पर्सनल मेंटरशिप दिलाते हैं जिसमें वीकली 3 ग्रुप सेशन रहते हैं और मेंटर से आप बात कर सकते हो डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये सब हमारा रहता है। हम टारगेट्स वीकली देते हैं, ठीक है, डेली टारगेट नहीं देते हैं, वीकली देते हैं, बस ये हमारा है। और हमारी एक और USP है, बाकी इंस्टीट्यूट्स में आप देखोगे कि जो मेंटर्स रहते हैं वो 600 स्टूडेंट को हैंडल कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में 75 से ज़्यादा स्टूडेंट एक मेंटर को नहीं दिए जाते हैं। अगर स्टूडेंट का एनरोलमेंट ज़्यादा हो रहा है तो नया मेंटर जिसने कई सारे मेंस लिखे हो, इंटरव्यू दिया हो, वो हायर किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देखें और अपना अलाइनमेंट करें। ठीक है।